हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है वो स्टडी करेंगे विद इट्स मैकेनिज्म। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन एक बहुत ही पावरफुल और सिलेक्टिव मेथड है फॉर सिंथेसाइजिंग बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हैं ये बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में सिलेक्टिवली हम सिंथेसाइज करेंगे बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। फ्रेंड्स, जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ये बहुत वाइडली यूज होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्पेशली इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स। तो इसी वजह से जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है। तो चलिए जल्दी से इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अब जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है वो 1887 में बाय सरगाय रिफॉर्मेट्स्की ने डिस्कवर किया था और उन्होंने सिंथेसाइज करे थे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हैं ये बहुत यूजफुल होते हैं इन ड्रग सिंथेसिस। तो इट होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अब अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन की बात करें तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में कैरी आउट हो जाता है और बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो इसके जनरल रिएक्शन को हम देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि जो एल्डिहाइड्स हैं उसको हम रिएक्ट करते हैं विद अल्फा हेलो एस्टर्स। तो ये आपने याद रखना है कि जब हम अल्फा हेलो एस्टर्स के साथ एल्डिहाइड्स का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट जिंक। अब यहाँ पर जो जिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सिलेक्टिविटी एंड कीमो सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होगा वो जिंक यूज होगा और बहुत ही माइल्ड कंडीशंस में हम इस रिएक्शन को करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट ड्राई ईथर। तो यहाँ पर ड्राई ईथर हम सॉल्वेंट यूज करेंगे और उसके बाद एक इंटरमीडिएट मिलता है दैट इज द जिंक इनोलेट, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन दी मैकेनिज्म। पर यहाँ जनरल रिएक्शन के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम जिंक और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एक रिएक्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम फॉलो अप करेंगे विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। दिस रिएक्शन इज एज सिंपल एज दैट। तो जस्ट आपने जिंक कैटलिस्ट यूज करना है, कंडीशंस में सॉल्वेंट आपको ड्राई ईथर चाहिए और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की वर्कअप करेंगे तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को जस्ट समझ लेते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो एस्टर्स विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हमने अल्फा हेलो एस्टर्स को एल्डिहाइड्स जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स है उनके साथ रिएक्ट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ कैटलिस्ट। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही कंट्रोल्ड रिएक्शन है, बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन है। इसके वजह से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही हाई यील्ड्स में हमें ऑब्टेन होते हैं। तो ये रिएक्शन इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है अंडर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब इस रिएक्शन की जनरल कंडीशंस एक बार फिर से देख लेते हैं कि सॉल्वेंट हम यहाँ पर ड्राई ईथर यूज कर रहे हैं, कैटलिस्ट इज जिंक मेटल एंड जो वर्कअप हम करेंगे दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आई होप कि ये जनरल रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब कुछ इसके एग्जाम्पल रिएक्शंस देख लेते हैं ताकि ये रिएक्शन और क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल रिएक्शन में पहले हम रिएक्शन करेंगे विद एलिफैटिक एल्डिहाइड्स और फिर उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के साथ एक रिएक्शन देख लेंगे। तो पहले हम एलिफैटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं जो कि है एसिटल्डिहाइड और उसका हम रिएक्शन कर रहे हैं विद अल्फा हेलो एस्टर। यहाँ पर हम जो अल्फा हेलो एस्टर ले रहे हैं दैट इज इथाइल ब्रोमो एसीटेट। तो यहाँ पर जो हैलोजन यूज कर रहे हैं वो ब्रोमीन यूज कर रहे हैं टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ऑब्टेन होगा इस केस में दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। तो चलिए इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO और जब हम इसका रिएक्शन करेंगे विद इथाइल ब्रोमो एसीटेट एंड द फॉर्मूला इज Br CH2COO C2H5। So this is ethyl ब्रोमो एसीटेट। अब इसका हम रिएक्शन करेंगे। अभी हमने रिएक्शन कंडीशन स्टडी करी। तो कैटलिस्ट हम जिंक यूज करेंगे एंड द सॉल्वेंट इज ड्राई ईथर और फिर उसके बाद जब हम इसका वर्कअप करेंगे विद एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एंड द प्रोडक्ट विल बी इथाइल बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। So here the product will be CH3, here CH and here OH and here CH2COOC2H5. So you can very easily write the product here CH3CH और यहाँ पर एक
OH लगेगा, साथ में यहाँ पर CH2 COO C2H5. So this is ethyl beta hydroxy butyrate. So very simply we can obtain the beta hydroxy ester from alpha halo ester in the case of एलिफेटिक एल्डिहाइड्स. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं विद एरोमेटिक एल्डिहाइड्स. तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हम यहाँ पर ले रहे हैं दैट इज बेंजेल्डिहाइड. तो बेंजेल्डिहाइड का हम रिएक्शन अगेन कर रहे हैं विद इथाइल ब्रोमो एसीटेट, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दिस विल बी दी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, दिस विल बी इथाइल बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फिनाइल प्रोपियोनेट. तो इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं. तो बेंजेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C6H5CHO, और इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं विद इथाइल ब्रोमो एसीटेट. सो हेयर BrCH2COO C2H5, and the reaction conditions will be the same. Here zinc will be used as a catalyst with the solvent as dry ether, और फिर उसके बाद हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा. दैट विल बी C6H5, here CH, here OH, and then CH2 COO C2H5. So this is ethyl beta hydroxy beta phenyl propionate. तो ये हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ऑब्टेन हुआ है. अब यहाँ पर अब आप देखिए कि हम यहाँ पर इथाइल ब्रोमो एसीटेट ही क्यों ले रहे हैं. हम क्लोरो भी ले सकते थे, आइडो भी ले सकते थे. यस, यू कैन यूज दी अदर अल्फा हेलो एस्टर्स ऑल्सो, पर यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो बहुत रिएक्टिव होता है और बहुत इजीली ये जिंक इनोलेट बना देता है. जिंक इनोलेट अभी हम मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे कि ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है जिसके वजह से फर्दर रिएक्शन सिलेक्टिवली कैरी आउट होता है. तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है वो बहुत इजीली जिंक इनोलेट बनाता है, वेयरएज इन द केस ऑफ क्लोरीन दिस इज लेस रिएक्टिव. पर यहाँ पर आयोडीन हम कह सकते हैं कि दिस इज रिएक्टिव, पर यहाँ पर जो इथाइल आयोडो एसीटेट है वो लेस स्टेबल होता है. तो इस वजह से द चॉइस इज ऑफ इथाइल ब्रोमो एसीटेट रादर देन यूजिंग क्लोरीन और आयोडीन. तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इथाइल ब्रोमो एसीटेट हम यहाँ पर क्यों स्पेसिफिकली यूज कर रहे हैं. तो चलिए अब देख लेते हैं कि रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है. अब जनरल मैकेनिज्म में बेसिकली जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. अगर आप ये 3 स्टेप्स याद रखते हैं तो आपको मैकेनिज्म बहुत इजीली याद हो जाएगा. अब मैकेनिज्म में पहला क्या होता है कि इंटरमीडिएट बनता है जिंक इनोलेट. अभी हमने बात करी कि जिंक यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, और जो जिंक है वो रिएक्ट करता है विद अल्फा हेलो एस्टर टू फॉर्म जिंक इनोलेट. और फिर उसके बाद ये जो जिंक इनोलेट है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और ये एड अप करेगा टू द एल्डिहाइड्स कॉजिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और फिर उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी हमने टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर विच इज द फाइनल प्रोडक्ट. तो ये 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं इन ऑर्डर टू रिमेंबर द मैकेनिज्म. तो चलिए अब इसका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं वन बाय वन. अब जनरल मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज जिंक इनोलेट फॉर्मेशन. अब जिंक इनोलेट फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पर जो अल्फा हेलो एस्टर है वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है और एक जिंक इनोलेट बना देता है. तो हमने यहाँ पर जो अल्फा हेलो एस्टर लिया था वो लिया था BrCH2COO C2H5. तो दिस वाज द अल्फा हेलो एस्टर जिसको हमने जिंक के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो यहाँ पर ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और हमें जिंक इनोलेट मिल जाएगा. तो जिंक इनोलेट कैसे होगा, BrZnCH2COO C2H5. सो दिस इज जिंक इनोलेट. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि दिस जिंक इनोलेट इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, ये एक नेगेटिव चार्ज होगा, और ये रिएक्ट करेगा विद द एल्डिहाइड्स. तो एल्डिहाइड हमने जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं RCH डबल बॉन्ड O. सो दिस इज द एल्डिहाइड. तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल मूव ओवर हेयर फॉर्मिंग अ टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट. अब जो टेट्राहीड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. दिस विल बी RCH, here O negative, and here zinc positive Br,
हेयर जिंक विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर लग जाएगा CH2COO C2H5। तो इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और यहाँ पर अब इस इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस हम करेंगे, दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दैट इज H2O एंड H पॉजिटिव। और यहाँ पर जो जिंक एक्स बॉन्ड है, दिस जिंक एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी एंड we'll obtain beta hydroxy ester. So the formula, general formula will be RC, here H and here OH and here CH2 COO C2H5. So here this part will be separated from this part after acidic hydrolysis, or this will be zinc Br and OH. So this is beta hydroxy एस्टर। आई हैव जस्ट रिटन इन द अदर वे राउंड। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, RCH एंड हेयर OH, हेयर CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, सो दिस इज वन एंड द सेम थिंग जो मैंने पहले लिखा। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर विच यू कैन ऑब्टेन बाय द रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन बाय टेकिंग जिंक एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है वो है जिंक इनोलेट। जो जिंक इनोलेट है वो कुछ तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही एक्ट करती है, पर यहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे साइड रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस, बल्कि यहाँ पर जो जिंक इनोलेट है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली एक्ट करता है ऑन द एल्डिहाइड्स, दैट इज द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, in order to obtain beta hydroxy esters in very high yields। तो हमें बहुत हाई यील्ड्स में ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही सिलेक्टिव है और कीमो सिलेक्टिव भी है, क्योंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे स्पेसिफिकली रिएक्ट करता है। तो ये इसका जनरल मैकेनिज्म है। तो चलिए अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे, विच यू शुड नो, एंड लेट अस जस्ट रिकैप्चुलेट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन बाय दीज की पॉइंट्स। तो पहला जो इसका की पॉइंट है, अभी हमने बात करी कि जिंक इनोलेट इज लेस रिएक्टिव दैन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड द कंडीशंस व्हिच आर यूज्ड आर माइल्ड कंडीशंस। तो ईथर हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर भी यहाँ पर लो टेम्परेचर हम यूज करते हैं, जिसके वजह से ये रिएक्शन ज़्यादा कंट्रोल्ड और बहुत प्रैक्टिकल है फॉर सेंसिटिव कंपाउंड्स। तो सेंसिटिव कंपाउंड्स के साथ भी ये रिएक्शन बहुत ईजिली हम कैरी आउट कर सकते हैं एंड दिस रिएक्शन इज वेरी सिलेक्टिव विद द कार्बोनाइल्स। तो ये कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन भी है एंड देर आर नो अनवांटेड साइड रिएक्शंस और पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो बहुत सारे साइड रिएक्शंस होने का प्रोबेबिलिटी रहती है, पर इस केस में अनवांटेड साइड रिएक्शंस बहुत ही कम होते हैं और पॉलीमराइजेशन भी नहीं होती। एंड ऑब्वियसली द लास्ट पॉइंट इज दैट व्हेन देयर विल बी नो साइड रिएक्शंस, हाई प्रोडक्ट यील्ड विल बी ऑब्टेन्ड। सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट। दिस वाज ऑल अबाउट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अगर आपको कोई डाउट है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video friends, please do hit the like button, share it with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.